दोस्तों नमस्कार। आज योग को पूरे विश्व ने निरोग बनने के लिए अपनाया हुआ है। हर किसी को देखिए योग के बारे में बातें कर रहा है, योग सीख रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं। और इस बाढ़ में जब पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, बाकी के देश हों, केवल भारत के ही लोग नहीं, विदेशी लोग भी पूरे तन मन के साथ में उस योगाभ्यास को कर रहे हैं। इस बीच में कई ऐसे नौसिखियों के भी बाढ़ आ गई है जो गलत ढंग से योगा बता रहे हैं, जिन्हें खुद तो योगा का कोई ज्ञान नहीं है और वे लोगों को गलत ढंग से सिखा रहे हैं। या फिर कुछ लोग जो ज़्यादा बुद्धि रखते हैं वो यूट्यूब पर या किसी भी मीडिया में जाकर वीडियो देखकर, वीडियो के कैसेट लाकर, वह किसी के भी हों, और उसे देखते हुए योगाभ्यास कर रहे हैं। और इस तरह से गलत किया हुआ योगाभ्यास आपको फायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो योगा के जरूरी नियम के तौर पर जाने जाते हैं। हम एक एक करके उन जरूरी नियमों को समझते हैं। हर एक काम का एक नियम होता है, अगर उस नियम के साथ वह काम ना किए जाएं तो हमको परिणाम उल्टे मिल सकते हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अगर गलत ढंग से आपने योगाभ्यास किया, दिखने को वो सहज कोई अभ्यास हो, लेकिन लंबे समय से वही गलतियां होते रहें तो आपके शरीर में, आपके मन में, आपके शरीर की क्रियाओं में गलत परिणाम ला सकते हैं। धीरे धीरे करके हम उन सभी जरूरी योगा नियमों को समझते हैं। अकेले योग कभी ना करें, किसी के साथ में ही योग करें। आप ध्यान अकेले कर सकते हैं, प्राणायाम अकेले कर सकते हैं, लेकिन योगाभ्यास किसी साथी के साथ में ही करें या किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। आप कितने भी बड़े क्यों योग गुरु या बहुत योगा के जानकार ही क्यों ना हो, दरअसल होता क्या है, जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपको अपने शरीर की स्थिति का पता नहीं होता है। किसी कारण से कभी योगाभ्यास करते करते कुछ शारीरिक अड़चन के कारण, किसी शरीर की गड़बड़ी के कारण हम कभी कभी गलत पोज लगाने लगते हैं। तो जब आपका साथी साथ में होगा या किसी के साथ में आप योगाभ्यास कर सकते हैं तो वो आपको देखेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और वह टोकेगा। तो योगाभ्यास कभी अकेले ना करें, भले आप कितने ही योगा के जानकार क्यों ना हो। दूसरी बात, योग्य गुरु से प्रशिक्षण लेकर ही योगाभ्यास करें। योग्य गुरु आपको क्या बीमारी है, आपकी शारीरिक स्थिति, आप कितने सक्षम हो, यह सब कुछ देखकर किसको क्या योगाभ्यास करना है, किसको क्या नहीं करना है, वह योग्य गुरु आपको वह सलाह देगा और उस अनुसार आपको अभ्यास कराएगा। जब आप किसी नौसिखिए से सीखेंगे तो वह आपसे यह सब डिटेल नहीं पूछेगा। आपको कौन सा योगाभ्यास नहीं करना है, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, आपके कमर में दर्द है तो आपको कौन से आसन नहीं करने हैं, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है तो आपको कौन से आसन नहीं करने, हार्निया की शिकायत है, साइटिका की शिकायत है तो कौन से आसन नहीं करने हैं, यह आपको पता नहीं चलता। योग्य गुरु इन सब चीज़ों को देखकर योगाभ्यास कराता है। तो किसी योग्य गुरु के साथ ही प्रशिक्षण लेकर योगाभ्यास करें। यूट्यूब पर वीडियो देखकर या किसी और का वीडियो देखकर योगाभ्यास ना करें, यह आपके लिए गलत परिणाम दे सकता है। तीसरी बात, कोई भी संशय हो, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, अपने गुरु से उसका निराकरण जरूर कर लें। किसी भी कार्य को संशय के साथ नहीं करना चाहिए। संशय के साथ किया गया कार्य कभी अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि आप उसमें डूब नहीं पाएंगे। तो कोई भी शक हो, किसी भी प्रकार की दुविधा हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप अपने गुरु से इसका निराकरण जरूर कर लें। चौथी बात, योगा का समय। कई लोग मैं देखता हूँ 9 बजे, 10 बजे, कई लोग दोपहर में, कई लोग शाम को, अब तो कई लोग रात में योगाभ्यास कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। योगाभ्यास का जो समय है सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक का है। इस समय किया हुआ योगाभ्यास आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ देता है। इसके अलावा आप किसी अन्य समय में करते हैं तो फिर वह योगा नहीं रह जाएगा, वह एक शारीरिक व्यायाम भी बस रहेगा। आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक किए गए योगा से मिलता है। तो समय जो है आपका, इसी समय पर अगर योगाभ्यास करते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। पांचवी बात,
कितने देर बाद, भोजन करने के कितने देर बाद हम योगाभ्यास करें। मैंने अभी आपको एक पॉइंट कहा कि सूर्योदय के समय आपको योगाभ्यास करना है। दरअसल जब आप रात में भोजन लेते हैं या हमारी तरह कई लोग शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक अपना भोजन ले लेते हैं तो भोजन पूरी तरह पच गया रहता है। तब ऐसे पचे हुए भोजन, जब आपका पेट पूरी तरह खाली होता है, तब वह योगाभ्यास आपको सहज रूप से आप कर सकते हैं। भरे हुए पेट में कई आसन ठीक ढंग से नहीं हो सकते। उल्टे वह भोजन वहाँ उपस्थिति होने के कारण जब आप कोई योग मुद्रा में स्थित होते हैं तो वह आपके शरीर के भीतरी अंगों को चोट पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो नियम जो है कि भोजन करने के 6 घंटे बाद ही आप योगाभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूर्योदय का समय आपके योगाभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय होता है। छठी बात, नहाकर योगा करें या योगा कर कर नहाएं। तो अष्टांग योग के अनुसार स्नान करके किया गया योगाभ्यास आपको ज़्यादा लाभ देता है। जब आप स्नान कर लेते हैं तो आपके शरीर में एक नई ताजगी आती है, आपका शरीर हल्का हो जाता है, तब किया गया योगाभ्यास आपको ज़्यादा लाभ देता है। लेकिन किसी कारण से आप किस समय कोई तालमेल ना बैठ पा रहा हो तो योगाभ्यास कर लेने के 30, 40 या 1 घंटे बाद ही आप स्नान करें, तुरंत स्नान न करें, या स्नान कर लेने के तुरंत बाद भी योगाभ्यास न करें। स्नान आपने किया, 20 मिनट रुकिए, उसके बाद ही अपने योगाभ्यास स्टार्ट करिए। तो जो सबसे ज़रूरी है कि स्नान करके आप योगाभ्यास करते हैं तो उससे आपको फायदे ज़्यादा मिलेंगे। 7वीं बात और सबसे ज़रूरी बात, कई लोगों को मैं देखता हूं कि हफ्ते में बहुत जोश आता है, प्रेरणा किसी से ले लेते हैं, कहीं कुछ पढ़ लेते हैं और योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन फिर गायब हो जाते हैं। फिर उनके जरूरी काम, सोना जरूरी है, बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, मोबाइल चलाना ज़रूरी है, और वे योगाभ्यास को टाल देते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो हफ्ते में केवल 1 या 2 दिन योगाभ्यास करते हैं। कोई भी चीज़ जब नियमित होती है तब उसके जादुई परिणाम मिलते हैं, उसमें योगाभ्यास भी शामिल है। जब आप नियमित रूप से प्रतिदिन उस समय पर योगाभ्यास करेंगे तो वह आपके शरीर के बायोचक्र को एक रखेगा। आपको ऐसे कई लाभ मिलेंगे नियमित रहने से जो आप विश्वास नहीं कर सकते कि यह मैं इतने जादुई रूप से परिवर्तित हो चुका हूं। तो नियमित रहिए, नियमित रहिए, नियमित रहिए। नियमित रहे बगैर किसी भी काम में आप सफल नहीं हो सकते। वह योगाभ्यास हो या आपके दुनिया के कोई भी काम हो, वही सफल हो सकता है जो नियमित रहता है। 8वीं बात, योग का स्थान कैसा हो। तो योग स्थल जो होती है वह स्वच्छ, हवादार, और उसकी ज़मीन जो होती है वह समतल होती है। किसी ऐसे जगह पर योगाभ्यास न करें जहां उमस होती हो, जहां बहुत आपको गर्मी लग रही हो। वह स्थान जो है प्रकृति से अगर परिपूर्ण है तो और भी अच्छा, स्वच्छ हवा बहती हो, हल्का हल्का धूप पड़ता हो। जितने आप प्रकृति के निकट होकर योगाभ्यास करते हैं वह आपके लिए उतना ही उत्तम होगा। 9वीं बात, समतल स्थान तो हो लेकिन वहाँ पर आप कोई योगा मैट, कोई दरी, कोई चटाई, इस तरह की कोई भी चीज़ जिससे आपके शरीर को कुशन मिले। जब आप कोई आसन में व्यवस्थित हो तो वह जमीन जो है आपको न गड़े, आपके शरीर में कोई कष्ट ना हो, इसलिए योगा मैट या कोई मोटी दरी बिछाकर या मोटे कंबल बिछाकर, जो कड़े कंबल होते हैं उसे बिछाकर ही योगाभ्यास करें। 10वीं बात, कई लोगों का सवाल रहता है कि योगा कर लेने के बाद कितने देर बाद भोजन करें। तो आयुर्वेद के अनुसार, अष्टांग योग के अनुसार आपको योगाभ्यास के 30 से 40 मिनट बाद ही किसी प्रकार का हैवी भोजन या भारी भोजन लेना है। अगर कुछ हल्का फुल्का आप फल ले रहे हैं तो 20 मिनट 15 मिनट बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन कर रहे हैं जिसमें अनाज शामिल है तो आपको 40 मिनट बाद ही योगाभ्यास की आपको भोजन लेनी है। फल, जो लोग अंडे वगैरह का सेवन करते हैं वो 10 से 15 मिनट बाद उसका सेवन किया जा सकता है। 11वीं बात, योगा के समय में किसी भी प्रकार के शारीरिक वेग को न रोकें। वह छींक हो, वह मल उत्सर्जन हो, वह मूत्र विसर्जन हो, आप उसके वेग को नहीं रोकना है। अगर वह वेग आया है तो छींक लें, मल उत्सर्जन कर लें, मूत्र उत्सर्जन कर लें, उसके बाद फिर योगाभ्यास फिर प्रारंभ किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार के वेग को योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान के समय में न रोकें। 12वीं बात, योगाभ्यास का क्रम क्या हो। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, फिर भी यहाँ संक्षेप में
सबसे पहले आपको पैदल चलनी है, पैदल चल के अपने रक्त परिसंचरण को थोड़ा बढ़ाना है। फिर आपको स्ट्रेचिंग, व्यायाम, उसके बाद अगर कोई आप मसल्स वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, आपको वह करने हैं। उसके बाद फिर आसन जिसमें आपके योगाभ्यास, फिर प्राणायाम, फिर अंत में ध्यान और अंत में शवासन करना है। आपको इसी क्रम में योगाभ्यास करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 13वीं बात, और वह बहुत जरूरी बात है, वह है योगाभ्यास के बीच बीच में विश्राम। बैठ कर करने वाले, लेट कर करने वाले, पैर ऊपर करके करने वाले, हर प्रकार के योगाभ्यास के लिए अलग अलग विश्राम की स्थितियां होती हैं, जिसे आप हमारे अन्य वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो यह विश्राम बहुत आवश्यक है। आपने एक योगाभ्यास किया, उसका 20% समय आप विश्राम को दीजिए, और अंत में सारे आपके योगाभ्यास, सारी चीजें हो जाती हैं, तो अंत में लंबा एक शवासन दीजिए। अगर उस शवासन में नींद आ जाए तो और भी अच्छा। तो विश्राम का आपको विशेष ध्यान रखना है। 14वीं बात, जो मैंने पहले भी कहा कि शवासन यह बहुत जरूरी आसन है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि वे योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उठकर तुरंत फिर अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसी गलती न करें। शवासन एक बहुत जरूरी आसन है। जब आप किसी भी प्रकार के आसन कर लें, उसके अंत में कम से कम 5 मिनट का, अगर वह ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए 10 मिनट 15 मिनट तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कम से कम 5 मिनट शवासन को जरूर दीजिए, जिससे आपकी शरीर पूरी तरह शांत होगा, मन स्थिर होगा, आपके शरीर में फिर से एक नई ऊर्जा आएगी और दिन भर आपको आलस्य नहीं आएगा। तो शवासन का अभ्यास आपको विशेष रूप से करना ही करना है। 15वीं बात, गंभीर बीमारी हो, शरीर बहुत कमजोर या दुर्बल हो, किसी गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हो, कोई चोट लगी हो, उस अवस्था में आप योगाभ्यास ना करें। ध्यान आप उस अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन योगाभ्यास और प्राणायाम उस समय मना किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होने पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। 16वीं बात, और वह बात गर्भ धारण की हुई महिलाओं के लिए। कई ऐसे आसन हैं जिसे किया जा सकता है, कई ऐसे आसन हैं जिसे पहले दूसरे महीने से ही मना होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही इसे सीखें। वह गुरु आपको, जिस माता बहन ने गर्भ धारण किया है, वह उस जरूरी सलाह जो होती है वह योग्य गुरु ही दे पाएगा कि कौन सा उसे आसन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। कई आसन, कई मुद्राएं आपको अंत समय तक, बच्चे के जन्म लेते तक उसको किया जा सकता है। गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के लिए प्राणायाम, सहज जो प्राणायाम होते हैं जिसको कम गति से किया जाता है, वो बहुत लाभकारी होगा। ध्यान उनके लिए तो बिल्कुल जादुई होगा, स्वयं उनके लिए और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी वह जादुई परिणाम दे सकता है। तब गर्भवती महिलाओं को योग्य गुरु के सानिध्य में क्या करना है, क्या न करना है, वह पूछ कर ही योगाभ्यास करने चाहिए। 17वीं बात, और वह है मन की स्थिरता, मन की शांति। कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, शांत मन व प्रसन्न चित्त के साथ ही करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। अशांत मन से, अस्थिर शरीर से, चंचल मन से किए गए योगाभ्यास का कोई फायदा नहीं है। अतः मन शांत व प्रसन्न रखकर ही, एक मंद मुस्कुराहट अपने मुखमंडल पर रखकर ही किसी भी योगाभ्यास को करें। 18वीं बात, सहजता। जितना आप कर सकें उतना ही करें, उससे थोड़ा सा बस ज़्यादा प्रयास करें। हर दिन जब आप नियमित होते हैं, अचानक आप सोचें कि मैं पहले दिन से ही सारी मुद्राएं ठीक ढंग से लगा सकूं, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया है। हर कोई अभ्यास कर करके ही उस सटीकता तक पहुंचता है। तो जितना सहज रूप से कर सकें उतनी सहजता के साथ ही योगाभ्यास को करें। 19वीं बात, आपके कपड़े कैसे हों। कपड़े ढीले ढाले व सहज हों। ऐसे कपड़े हों कि आपका ध्यान कपड़ों पर ना जाए, इतने कड़े ना हों, जीन्स वगैरह, पैंट वगैरह पहन के, या महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहन कर योगाभ्यास करें कि वे कपड़े को ही ठीक करने में अपना ध्यान लगाएं। कपड़े सहज, जो आप योगाभ्यास कर रहे हैं उसके अनुरूप, और कपड़ों पर ध्यान ना जाए, और आप सारे योगाभ्यास, सारी मुद्राएं बहुत आसानी से लगा सकें। ऐसे ही कपड़ों का आप पहने। आज कल बाजार में कई ऐसे ट्रैक सूट, कई ऐसे अपर लोअर, आपके कई ऐसे
ट्राउजर पैंट आने लगे हैं जिसको पहनकर आप बहुत आसानी से सभी योगाभ्यास कर सकते हैं। तो ढीले ढाले कपड़े व सहज कपड़े ही धारण करें। 20वीं बात, रात के समय योगाभ्यास बिल्कुल भी ना करें। रात के समय प्राणायाम भी बिल्कुल भी ना करें। प्राणायाम और योगाभ्यास शक्ति अर्जित करने के लिए की जाती है और शक्ति कब मिलती है? सूर्योदय के समय। जब सूर्य उगता है तो वह अपनी सारी शक्ति हम धरावासियों को देता है। वह शक्ति अर्जित करने का समय है। रात का समय आपके विश्राम के लिए है। रात का समय आप ध्यान कर सकते हैं, उसमें भी हर कोई ध्यान नहीं, विशेष जो आपकी नींद में आपको मदद दे, जिससे गहरी नींद आए, यौगिक योग निद्रा हो गई। इस तरह के कई ध्यान विधियां जो रात को सोते समय किया जाता है, हर ध्यान विधि को भी रात को नहीं करना है। तो आप ध्यान, योगा और प्राणायाम का समय का जरूर ध्यान दें और रात में इस तरह के अभ्यास को न करें। तो दोस्तों, यह कुछ टिप्स जो योगा के जरूरी नियम कहलाते हैं, अगर आप इसको पालन करके सभी योगाभ्यास करते हैं तो आपको लाभ दुगना मिलेगा। आप धीरे धीरे निरोग, स्वस्थ और बिल्कुल युवा बने रहेंगे। लेकिन गलत ढंग से योगाभ्यास करेंगे, इन नियमों को तोड़ेंगे तो आपको योगाभ्यास का कोई फायदा तो नहीं मिलेगा, उल्टे आपको गलत परिणाम भी मिल सकते हैं। तो इन नियमों को पालन करके किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही योगाभ्यास सीखें। उनके जो भी मार्गदर्शन है उसके अनुरूप चलें और योग का खूब लाभ लेकर एक उत्कृष्ट मानव बने। योग का उद्देश्य एक उत्कृष्ट मानव बनाना है, एक स्वस्थ मानव बनाना है। तो इन नियमों का पालन करें और एक स्वस्थ और उत्कृष्ट मानव बने।